हेलो बच्चों, हम लोग आ गए हैं प्रोबेबिलिटी पे। प्रोबेबिलिटी के जो टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, उसका जिक्र करेंगे। तो ये रहा हमारा प्रोबेबिलिटी चैप्टर और जिस टॉपिक को हमें पढ़ना है वो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। तो इसको बेटा हम लोग अच्छे से समझते हैं, फिर बात को आगे लेके चलेंगे। देखिए होता क्या है, इस थ्योरम को बताने से पहले हमें जानना जरूरी है कि थ्योरम काम कब करती है, क्या इसका मीनिंग है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग एक साथ दो इवेंट जो घट रही होती हैं उनकी प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं। क्या मतलब है इसका? मतलब ये कि मान लीजिए हमारे पास प्लेइंग कार्ड्स हैं, ताश की गड्डी है, उसमें से हम लोग दो पत्ते निकालते हैं एक के बाद एक, सपोज करिए, और हम ये जानना चाहते हैं कि जो दो पत्ते निकाले हैं, जो कार्ड्स निकाले हैं, वो एक किंग हो और एक क्वीन हो। तो किंग भी होना जरूरी है और साथ साथ क्वीन भी होना जरूरी है। तो दो इवेंट हो गई ना, किंग और क्वीन दोनों एक साथ हो जाएं, साइमल्टेनियस अकरेंस, दोनों एक साथ, उसकी जब प्रोबेबिलिटी निकालने का जिक्र किया जाता है तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी इस्तेमाल की जाती है। और क्या इसका मतलब है मैं आपको और समझाता हूं डिटेल में। तो देखिए, जब हम बात करते हैं थोड़ा सा कि दो इवेंट्स ले लेते हैं, टू इवेंट्स E एंड F एसोसिएटेड विथ सेम एक्सपेरिमेंट यानी सैंपल स्पेस दोनों का सेम रहने वाला है। ये क्या, जैसे मैंने भी ताश की गड्डी वाला एग्जांपल दिया था किंग और क्वीन का, तो किंग क्वीन किससे रिलेटेड थी? ताश की गड्डी से पत्ते निकालने में। एक्सपेरिमेंट सेम है, उसमें से दो इवेंट है किंग और क्वीन का निकलना। तो दो किंग, सैंपल स्पेस लिख देता हूं, तो दो इवेंट जो घट रही हैं वो किससे एसोसिएटेड होनी चाहिए? विद द सेम एक्सपेरिमेंट या सेम सैंपल स्पेस से। और जब हम बात करते हैं कि दोनों एक साथ हो जाएं, साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ बोथ द इवेंट्स, बोथ द इवेंट्स, तो साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ बोथ द इवेंट्स को क्या बोलेंगे? दोनों एक साथ होना। एक साथ होने को कैसे मैथमेटिकली लिखते हैं? तो हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F। ध्यान रखिएगा, कई बार जब हम इंटरसेक्शन को नहीं लगाते हैं तो भी इसका मीनिंग यही लिखा जाता है EF। यानी अगर मैं PEF लिख दूं तो E इंटरसेक्शन F ही समझना होगा, क्योंकि ये जबरदस्त अंडरस्टूड सी बात है, इसलिए इसको कई बार नहीं लगाते। इसका क्या मतलब है कि जो दो इवेंट हैं E और F, दोनों एक साथ घटित हो रही हैं, दोनों एक साथ हो रही हैं। और जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर ताश की गड्डी है, मैं और समझाऊं, फील कराऊं। अब ताश की गड्डी तो बहुत शानदार नहीं बना पाऊंगा, लेकिन सपोज करिए ये कुछ ऐसे ताश की गड्डी है। अब इस गड्डी से आप दो कार्ड्स निकालते हैं और दो कार्ड्स निकालने पर किंग आने वाले को इवेंट मान लेते हैं K और क्वीन आने वाले की इवेंट मान लेते हैं Q। और आप कहते हैं मैंने दो कार्ड्स निकाले थे सर, तो मेरा किंग भी आए और क्वीन दोनों आए, इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। तो इसको आप KQ लिख देंगे और उसकी प्रोबेबिलिटी का निकालने का तरीका हम ढूंढेंगे। साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ बोथ द इवेंट्स, दो घटनाओं का एक साथ घटना। समझ के हिंदी इंग्लिश दोनों बता रहा हूं, लेकिन वो दोनों घटनाएं अभी के हिसाब से एक ही एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड होनी चाहिए, एक ही सैंपल स्पेस से आई हुई होनी चाहिए। बड़ी अच्छी बात। अब हम समझ गए कि हम निकालना क्या चाहते हैं। अब वहां तक पहुंचेंगे कैसे? बड़ा सरल है थ्योरम, बच्चों वाली थ्योरम है। तो आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो पढ़े हुए हैं उसमें आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या पढ़ा था कि अगर मैं PE/F लिखूं तो बड़े मजे से आप क्या लिखते थे? PE इंटरसेक्शन F अपॉन PF, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि PF हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। बात अंडरस्टूड है, बड़े प्यार से लिख देते थे। अब यहां पर अगर मैं P इंटरसेक्शन F निकालूं तो खेल खत्म हो गया, बस इतना सरल। अब यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको इससे, तो आप लिख दीजिएगा PE इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू PF इंटू PE/F। यही मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसमें क्या स्पेशल है? और देखिए और समझिए थोड़ा सा, यहां PF इज नॉट इक्वल टू 0 तो लिखा ही होगा। अब इसको देखिए, यहां पर आप ऐसे भी लिख सकते थे बेटा
ये पी ई अपॉन एफ है, कोई लिखना चाहे तो इसको पी एफ अपॉन ई भी लिख सकता है। देखिए मेरी बात, अब इसके आप प्रोबेबिलिटी क्या लिखेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, तो पी एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन पी ई, जहां पर पी ई की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अब यहां से पी एफ इंटरसेक्शन ई निकालो, तो पी एफ इंटरसेक्शन ई जब निकालोगे तो क्या आ जाएगा, पी ई इंटू पी एफ अपॉन ई। मेरे ख्याल से बात आप पकड़ पाए होंगे। अब ये चीज और ऊपर वाली चीज यहां पर देखें, कलर कोई और है हमारे पास, है तो बहुत, लेकिन आपको दिखना भी चाहिए। ये लेता हूं, ये देखिए, ये जो चीज लिखी गई है और ये जो चीज लिखी गई है, इंटरसेक्शन में दोनों का मतलब तो एक ही होता है भाई। ई इंटरसेक्शन एफ लिखो या एफ इंटरसेक्शन ई लिखो, बात तो बराबर है। यानी अगर मैं प्रोबेबिलिटी लिखता हूं ई इंटरसेक्शन एफ, तो वो सेम प्रोबेबिलिटी है एफ इंटरसेक्शन ई की, जिसे आप पी ई एफ या एफ ई भी कह सकते हैं। आप मेरे ख्याल से बात पकड़ पा रहे होंगे। इस सिचुएशन के हिसाब से यहां बात अगर देखूं, ये दोनों जो इक्वेशन है, इसको नाम दे दो, चलो इसको 1 कह दो, इसको 2 कह दो। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या आसानी से लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 आप लिख सकते हैं आसानी से कि P हमें EF निकालना हो या हमें PFE निकालना हो, जो कि बातें बिल्कुल बराबरी हैं, सेम चीज है। तो आप इसको लिख सकते हो PF इंटू PE अपॉन F या फिर PE इंटू PF अपॉन E, जहां पर PE नॉट इक्वल टू 0, PF नॉट इक्वल टू 0 मैंने डाल दिया है। ठीक है, बस इस चीज को यही बोली जाती है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्या है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। ये कहानी है, बस इसमें कुछ भी जान नहीं है। ये निकालने का मतलब देख ही लिए, ऐसे लगाओगे तो भी फॉर्मूला लग के आंसर दे देगा और ऐसे लगाओगे तो भी फॉर्मूला लग के आंसर आ जाएगा। यही है मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें कोई घबराने की आवश्यकता तो बनती ही नहीं है बच्चों। इट इज सो सिंपल, कुछ नहीं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्म और है। और कहां लगता है, जब दोनों इवेंट एक साथ घटित होती हैं। अब इस बात को और अच्छे से समझने के लिए बहुत जरूरी है कि हम लोग एक एग्जाम्पल कर लें। तो आइए हम लोग चलते हैं एक एग्जाम्पल करने की तरफ। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 8 है और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, जिससे हमें अंडरस्टैंडिंग और अच्छी बेहतर बन जाए। देखिए लिखा है अर्न, अर्न मतलब बैग समझ लीजिए, झोला। ठीक, एन अर्न कंटेन्स, मैं फोटो बना देता हूं फील देने के लिए। सब बोल लीजिए, ऐसे झोला ले लिए, ये झोले की हुंडी होती नहीं है। चलो 10 ब्लैक, चलो मैं ऐसे से लिख देता हूं, ब्लैक नहीं काला कलर यूज कर लेता। और 5 हो गई व्हाइट बॉल्स, 10 ब्लैक एंड 5, ऐसे झोले का मुंह बना दो, अच्छा लगेगा। 5 व्हाइट बॉल्स, 2 बॉल्स और ड्रॉन। यहां से आपने 2 बॉल्स को ड्रॉ किया है, 2 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द अर्न। एक के बाद एक निकाला, पहली एक निकाली, फिर उसके बाद वापस विदाउट रिप्लेसमेंट है, आपने वापस नहीं रखी है। पहले एक निकाली, फिर उसके बाद दूसरी एक निकाली, तो एक एक करके 2 बार निकाली विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ड्रॉन बॉल्स आर ब्लैक। दोनों बॉलें ब्लैक होनी चाहिए। तो हम इवेंट अनाउंसमेंट कर लेते हैं, इवेंट डिजाइन कर लेते हैं कि ई डिनोट कर देते हैं क्या, कि पहली बार फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज ब्लैक, और दूसरी इवेंट को डिनोट कर देते हैं सेकेंड ड्रॉन बॉल इज ब्लैक। ठीक, अब इनके हिसाब से दोनों बॉलें काली हैं, तो ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए हमें, यानी पी ई एफ चाहिए। बात पकड़ में आ गई हमको ले देके। अब पी ई इंटरसेक्शन एफ अगर हमारे पास निकल आया है, तो अब इसको हम लिख सकते हैं, देखिए पी ई इंटू पी एफ अपॉन ई। फॉर्मूला लगाएंगे, ये दोनों प्रोबेबिलिटी बता दो, वैल्यू रख दो, आ जाएगा। या एफ के टर्म में निकालना चाहो तो पी एफ इंटू पी
E अपॉन एफ, जो भी फॉर्मूला आपके मन में आवे आप आसानी से लगा सकते हो। अब मैं लगा के दिखाता हूं, देखो अब ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं, पहले इसको कंसीडर कर रहा हूं, कोई कंसीडर कर सकते हैं। अब बात आई कि साहब पी निकालो, तो पी की प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब हुआ, पी कि भाई पहली जो बॉल आपने ड्रॉ की है वो ब्लैक कलर की हो, तो कुल गेंदें कितनी है 15, ब्लैक है 10, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 10/15, बड़ी आसानी से। दूसरी बात कर दीजिए पी एफ अपॉन ई। अब एफ अपॉन ई में क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, यानी ई ऑलरेडी हो चुकी है, एफ होने की बताओ। आप ध्यान रखिएगा, ये वीडियो लेक्चर से ये सीक्वेंस में देखिएगा, जिससे आपको मेरी छोटी छोटी बातें एकदम सुपर क्लियर रहे। अगर सीधे किसी पर्टिकुलर आप जंप करके आ गए हैं लेक्चर पर, तो मेरा एडवाइस है, सजेशन है आपको कि आप मेरा 1 2 3 4 सीक्वेंस में लेक्चर देखिए। ये गारंटी है कि प्रोबेबिलिटी में आप मास्टर हो जाएंगे, कोई सवालों गलत नहीं हो सकता, इतना मजा आएगा आपको, क्योंकि वो छोटी छोटी बातें बीच में उठती हैं, वो बिल्कुल मैं प्यारे आसान भाषा में समझा देता हूं। यहां भी ऐसा होने वाला है, तो कोई बच्चा अगर लेक्चर छोड़ के जंप करके आएगा, देन इट विल बी कुछ बातें पकड़ेगा, कुछ बातें रह जाएंगी, तो ऐसा ना करिएगा, उसी में ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी मिलेगी आपको। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप। वापस आते हैं, पी एफ अपॉन ई, एफ अपॉन ई का मतलब है ई ऑलरेडी हो चुकी है, एफ होने की बताओ, तो ई हो चुकी है तो एक काली गेंद निकल चुकी है। अब एक गेंद निकल चुकी है तो 14 बची, 15 थी पहले, और एक काली निकली है तो काली वाली कितनी बची रह गई 9, तो ये 9 हो गई। अब यहीं पर इसकी वैल्यू रख दो, आंसर आपके हाथ में है 10/15 इंटू 9/14, ये वैल्यू डाल दो, काट पीट डालो यहां पर। तो आप कितने से जा रहा है 2 से, 2 5 जा 10, 2 से कहां जा रहा है 3 से जा रहा है, 3 5 से जा रहा है, तो आपने 5 से कट किया तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9, और ये 2 से कटा 7, तो ये वैल्यू आ गई 3/7। तो इसका आंसर आ गया 3/7 इज योर आंसर। मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे। इसको भी लगा लेते हैं, इसमें भी सेम चीज होने वाली है। अब देखिए, इसका अगर आपने लगाया तो पीएफ लिखोगे तो क्या है भाई, पीएफ भी तो वही इवेंट थी कि दूसरी पीएफ क्या थी, सेकंड बॉल इज ब्लैक, दूसरी गेंद काली हो। अब यहां पे क्या है, एफ की दूसरी गेंद काली हो, पक्का है, पहली वाली बताओ, तो ये उलझन दे रहा तो ना लगाओ, ये इसमें क्या है डिस्टर्बेंस लेना, पहली वाली जो निकाल रहे हो पहली वाली के कॉन्टेक्स्ट में। अब ये कह रहा है दूसरी वाली काली हो तो पहली वाली बताओ, तो उस झमेले में हम नहीं जाते फिर, क्योंकि उसमें दिमाग में उलझन पैदा हो रही है। तो दोनों ऑप्शन हमारे पास है, जो सरल रास्ता दिखता है उसको पकड़ लेते हैं, यही कर लो, बाकी लगाओगे तो आंसर वैसे ही आएगा, जबरदस्ती उसमें उलझ नहीं रहे। मेरे ख्याल से आप बात समझ पाए होंगे। इसका अगला, इसको नोट डाउन कर लीजिए, आपके सामने है। इसके बाद जो अगला एग्जाम्पल है उसको भी हम लोग पकड़ेंगे और करने की कोशिश करेंगे। यहां एक इंपॉर्टेंट बात और देख लीजिए इसके साथ साथ, कि जैसे ये 2 के लिए हम लोगों ने बनाई है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, अगर हमारे पास 3 इवेंट्स हो जाएं, फॉर 3 इवेंट्स, कौन सी इवेंट्स हो गई, ई, एफ और जी, एसोसिएटेड विथ सेम एक्सपेरिमेंट, ये सेम सैंपल स्पेस, एसोसिएटेड विथ सेम एक्सपेरिमेंट। अगर ऐसी मतलब 2 की जगह 3 की हो गई मोटी भाषा में, बाकी तो मैंने कहानी लिख दी, इसको थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं। तो इसका फॉर्मूला भी इसी तरह बनाया जा सकता है। देखिए आप क्या लिख देंगे, तीनों को एक साथ घटाना है, यानी ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, यानी पी ई एफ जी। ये देखिए ऐसे लिख दीजिए। अब इसको लिखेंगे क्या, पहले लिखो पी ई घटनी है, तो ये हो जाएगा पी एफ अपॉन ई। देखिए पीई पी एफ अपॉन ई, और फिर इससे मल्टीप्लाई मार दीजिए किससे, जी वाले से। जब जी होगी तो नीचे हो जाएगा ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ को आप सिंपली ई एफ भी लिख सकते हैं। मेरी बात मैं लिख देता हूं एक बार, यहां पर इसको पीई लिख दीजिए, पी एफ अपॉन ई लिख दीजिए, और इसको पी जी अपॉन ई एफ लिख दीजिए। ये फॉर्मूले के तौर पे याद कर लीजिए 3। इसी तरह अगर 4 की आ जाएंगी तो 4 की बना लेंगे, 4 की नॉर्मली एग्जाम में आएंगी नहीं, 3 ही तक ज्यादा जाते हैं, चौथा नहीं जाएंगे।
फिर भी अगर आ जाए तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मल्टीप्लिकेशन थ्योरम 4 के लिए लगा दी जाएगी। तो समझ गए 2 के लिए फॉर्मूला जो था, एक बार फिर से लिख दूं। अगर 2 इवेंट्स थी हमारे पास जिसे आप पी ई एफ बोल रहे थे, तो इसको लिखेंगे थे पी ई इंटू पी एफ अपॉन ई 2 के लिए। अगर ये 3 की कहानी हो गई 3 इवेंट्स के लिए, तो ये 3 इवेंट्स के लिए फॉर्मूला हो गया। मैं हट जाता हूं, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए भी और बाकी बातों के भी लिए भी। अब चलेंगे हम लोग अगले एग्जाम्पल पे, जो कि है शायद एग्जाम्पल नंबर 9, और इसको करने का प्रयास करते हैं। ये भी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, जिससे आपको फंडा क्लियर हो जाए एकदम। 3 cards are drawn successively without replacement from a pack of 52 well shuffled cards। ये एक ताश की गड्डी है, सपोज करिए 52, और इसमें से 3 कार्ड निकाले गए हैं। 3 cards are drawn विथआउट रिप्लेसमेंट है। देखिए मतलब एक निकाला तो वापस नहीं रखा। शफल्ड कार्ड, वेल शफल्ड का मतलब होता है कस के मिलाई हुई गड्डी, या लखनऊ में बोलते हैं काफी फेंटी हुई गड्डी। वेल शफल्ड, फेंटी हुई गड्डी या काफी मिलाई हुई गड्डी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग एंड द थर्ड कार्ड ड्रॉन इज एन एस। अब ये 3 की अकरेंस पूछ रहा है, ये कह रहा है पहला वाला किंग, फर्स्ट 2 कार्ड्स एंड किंग, एंड थर्ड कार्ड ड्रॉन इज एस। पी के ए चाहिए इसको। तो ये जो के ए लिखा है, इसी इवेंट को हम डिनोट कर देते हैं। यहां पर आप पकड़ लीजिए, के लिख दीजिए। अब यहां पे लिख सकते हैं के का फर्स्ट ड्रॉन कार्ड इज किंग, ड्रॉन कार्ड इज किंग, और इसी तरह दूसरे की बात भी के अगर लिखेंगे तो इसको यही लिखना होगा कि दूसरा भी सेकेंड ड्रॉन कार्ड इज, बात करें हम लोग, इज किंग। मैं इसको K1 कह देता हूं, उसको K2 कह सकते हैं आप। और तीसरा वाला ए की बात कर रहा है, थर्ड ड्रॉन कार्ड इज एन एस, जैसा कि क्वेश्चन में दिया इक्का है। एस मतलब इक्का, किंग मतलब राजा। तो K1 K2 हमें निकालना क्या, अब इसके हिसाब से मुझे निकालना है K1 K2 और A। ठीक, अब 3 की जो प्रोबेबिलिटी थ्योरम हमने पढ़ी थी उसका फॉर्मूला क्या था, यहां लिख देता हूं यहां पे। तो ये लिख देता हूं PK1, फिर लिखा तो ये PK2 अपॉन K1, और फिर तीसरी वाली इवेंट ली PA अपॉन K1 K2। अभी दिखाई थी ना 3 के लिए जो प्रोबेबिलिटी थ्योरम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगती है। अब ये तीनों की प्रोबेबिलिटी हम निकाल लें तो काम बन जाएगा, बहुत आसानी से निकल जाएगी। देखिए कैसे निकलेगी, यहां पकड़ते हैं। सपोज PK1 निकालते हैं, ताश की गड्डी से पहला पत्ता निकाल रहे हैं, वो किंग होना चाहिए। किंग कितने होते हैं फेवरेबल, 4 किंग होते हैं, और ताश की गड्डी में कितने पत्ते हैं, 52। तो 4 अपॉन 52 पहले की प्रोबेबिलिटी आ गई। दूसरे का जिक्र कर लेते हैं, PK2 अपॉन K1, यानी K हैज ऑलरेडी अकर्ड, K1 हो चुका है, K2 होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो इसका मतलब हो गया कि 52 पत्तों में से विदाउट रिप्लेसमेंट है तो एक किंग निकाल चुके हो। तो किंग कितने बचे, 3, और पत्ते कितने बचे, 51। तो ये हो गया 3 अपॉन 51। अब आ गए तुम इस पे, यानी PA अपॉन K1 K2, यानी पहला किंग और दूसरा किंग निकल चुका है, 2 किंग निकल चुके, पत्ते बचे 50। तो ये रहा 50 टोटल, और उसमें से एक का कितने होते हैं कि एस होते हैं 4। तो ये 4 फेवरेबल हो गए, 4 अपॉन 50, तीनों की प्रोबेबिलिटी हाथ में। यहां पर वैल्यू रख दीजिए, तो 4 अपॉन 52, ये देखिए 4 अपॉन 52, फिर इसकी हो गई 3 अपॉन 51, फिर बाजू वाले की हो गई 4 अपॉन 50। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, और सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 2 अपॉन 5525, ये आंसर हो गया। तो इस तरीके से देखिए 2 अपॉन 55, आप नोट भी कर लीजिए। इस तरीके से शानदार तरीके से आसानी से आप मल्टीप्लिकेशन थ्योरम
ऑन प्रोबेबिलिटी या ऑफ प्रोबेबिलिटी को आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल चिंता की आवश्यकता नहीं है, बस ध्यान क्या रखना है, ये कब लगती है, कब लगती है, जब साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ इवेंट्स हो, ई एंड एफ एक साथ होनी हो, ई एफ जी एक साथ होनी हो, और तीनों या दोनों जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो सेम रैंडम एक्सपेरिमेंट या सेम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड हो। बात हो जाती है यहाँ खत्म। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आ रहा है तो नोट्स बनाते जाइए और अपना फायदा करते जाइए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।